क्या मेरी आवाज़ अब जा रही है? हमारी आवाज़ जा रही है आपके पास? कृपया यस लिखे। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो यस लिखे। सब चीज़ सही है दोस्तों, यस लिखिए। चलिए जल्दी से बताइए सब चीज़ सही है या नहीं, बताइए आप लोग। आवाज़ पहुंच रही है? चलिए अब आवाज़ पहुंच रही है, चलिए कोई बात नहीं। एक तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है मैंने आपको बताया था, आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह क्या है, तो आप देख सकते हैं श्रम विधान के सिद्धांत से टॉपिक है। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंध को बताया था। और आज हमारा LSW का दूसरा टॉपिक है, आप देख सकते हैं श्रम विधान के सिद्धांत। आज हमारा दूसरा टॉपिक है श्रम विधान के सिद्धांत, ये दूसरा टॉपिक है। और वीडियो के अंत में हम प्रश्न भी देखेंगे, श्रम विधान के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करें। ये प्रश्न आपको वीडियो देखने के बाद लिखने के लिए दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको वीडियो देखने के बाद लिखने के लिए दिया जाएगा, जिसे लिख करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्या करेंगे, सेंड करेंगे और मैं आपको जांच करके क्या करूंगा, भेजूंगा। तो याद रखिएगा ये आपको लिखना है दोस्तों। चलिए देखते हैं, तो जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए और आप लोग तैयार हो जाएं। चलिए आप सभी तैयार हो जाएं। चलिए देखते हैं दोस्तों। एक मिनट आप थोड़ी सी वेट करें, लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसको मैं सुधारता हूं जी। तो दोस्तों मैंने आपको जो प्रश्न देंगे, आज के सेशन में जो प्रश्न आपको दिया जाएगा वे आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके सेंड करना है। मेरे द्वारा आपकी कॉपी चेक करके पुनः भेज दिया जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आप उसका आंसर जरूर देखेंगे। चलिए अब अरब प्रियदर्शी गुड आफ्टरनून सर। चलिए कंचन मनोज साउंड नहीं आ रहा है, अब लगता है कि साउंड जा रहा होगा, मेरे अनुसार से साउंड तो अब जाना चाहिए। थोड़ी माइक बंद थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, इस कारण से साउंड नहीं आ रहा होगा। चलिए तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं, जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएं। चलिए बहुत ही आज महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वे मैंने आपको सबसे पहले डेमो क्लास में बताया था। तो आप हमारा डेमो क्लास का वीडियो भी देख ले, वहां से आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके के प्रश्न जो हैं वे पूछे जाते हैं। तो आप डेमो क्लास की भी वीडियो देख ले, वहां से आपको पता चलेगा कि कौन कौन टाइप के प्रश्न जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करेंगे थोड़ी सी। चलिए तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये पेन नहीं चल रहा है। चलिए तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है कि श्रम विधान के सिद्धांत। याद रखिएगा आज का टॉपिक हमारा है श्रम विधान। तो सबसे पहले दोस्तों हम श्रम विधान को समझेंगे। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि श्रम विधान से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले हम किसे समझेंगे दोस्तों, श्रम विधान को देखेंगे। श्रम विधान, श्रम विधान। चलिए श्रम विधान को देखते हैं। सबसे पहले श्रम विधान को देखेंगे, याद रखिएगा श्रम विधान। तो श्रम विधान क्या है, मैं फिर से लिख देता हूं, थोड़ी पतली हो गई है। चलिए श्रम विधान, याद रखिएगा श्रम विधान। सबसे पहले आज हम समझने वाले हैं दोस्तों श्रम विधान को। चलिए श्रम विधान, तो देखिए दोस्तों श्रम विधान जो है काफ़ी हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसे काफ़ी बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों श्रम विधान जो है दोस्तों वह, वहाँ पेन नहीं चलता है तो ये तो हाथ वाला हो जाएगा। इसी पे बताते हैं पहले।
चेक कर ले। ठीक, चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे आज श्रम विधान को समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, श्रम विधान जो है दोस्तों याद रखिएगा, श्रम विधान जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। आप देख सकते हैं श्रम विधान ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है दोस्तों। पहला जो हमारा है वह क्या है, श्रम, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में लेबर कहते हैं। और दूसरा जो हमारा शब्द है वह क्या है, विधान। चलिए, दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला हमारा क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, पहला हमारा है श्रम और दूसरा है विधान, यानी कि श्रम विधान। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि श्रम विधान से क्या तात्पर्य है और श्रम संबंधी सिद्धांतों का वर्णन करें या आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो याद रखिएगा, पहले आपको क्या लिखना है, भूमिका में श्रम विधान का एक परिभाषा लिखना है। और वो परिभाषा कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो क्या लिखेंगे, श्रम विधान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किससे, श्रम और विधान से। अब पहले हम विधान को समझते हैं दोस्तों कि विधान क्या होता है। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो संविधान में सरकार की बात की गई है दोस्तों, वह सरकार की जो बात की गई है उसमें सरकार के 3 अंगों की बात की गई है। सरकार के कितने अंगों की बात की गई है, 3 अंगों की बात की गई है। सबसे पहले जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव कहते हैं। दूसरी जो अंग है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कार्यपालिका कहते हैं, जिसे कि एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और तीसरा जो अंग है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। तो हमारे सरकार के 3 अंगों की बात की गई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए दोस्तों, विधायिका आप लोगों को मालूम होगा कि विधायिका का कार्य क्या होता है, किसी भी प्रकार का कानून या विधान को बनाना। विधान को ही कानून कहते हैं। तो विधायिका क्या करती है दोस्तों, याद रखिएगा, कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण कौन करती है, विधायिका करती है। और कार्यपालिका क्या करती है दोस्तों, तो कार्यपालिका क्या करती है, विधायकों के द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करती है। यानी कि कार्यपालिका क्या करती है, कानून का क्रियान्वयन करती है। याद रखिएगा, कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका क्या करती है, तो न्यायपालिका विधायिका एवं कार्यपालिका के समक्ष जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसको निपटारा करता है। और देश में जो समस्या होती है उसका भी जो है क्या है, उसका भी जो है आप न्यायपालिका निपटारा करती है। तो न्यायपालिका क्या करती है दोस्तों, विवादों का निपटारा करती है। विवादों का निपटारा करती है। चलिए, तो ये आप समझ गए कि हमारे सरकार में 3 तरह के अंगों की बात की गई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए, विधायिका आप समझ गए होंगे जो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका आप समझ गए होंगे जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का क्रियान्वयन करती है, और न्यायपालिका आप समझ गए होंगे जो इन दोनों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे वह विधायिका से संबंधित करेंगे, क्योंकि कानून का निर्माण कौन कर रहा है, हमारी विधायिका कर रही है। दोस्तों यदि विधायिका की बात किया जाए तो ये विधायिका जो होता है, यानी कि कानून का निर्माण जो होता है वो हमारे 2 स्तर पे होता है। एक हमारा होता है किसके स्तर पर, केंद्र के स्तर पर। एक केंद्र स्तर पे होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, राज्य स्तर पर। ठीक है, कानून का निर्माण 2 स्तरों पे होता है, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो कानून बनाता है दोस्तों वह क्या कहलाता है, संसद कहलाता है। याद रखिएगा, केंद्र स्तर पर कानून का निर्माण कौन करता है, संसद करता है। और राज्य स्तर पर कानून का निर्माण कौन करता है, विधानमंडल करता है। याद रखिएगा, कानून का निर्माण जो होता है वो 2 स्तर पे होता है। पहला
केंद्र स्तर पर कौन करता है दोस्तों? तो केंद्र स्तर पर हमारा संसद करता है और राज्य स्तर पर विधानमंडल करता है। अब हम यदि पूछा जाए कि विधान क्या है, अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विधान किसे कहते हैं, विधान का तात्पर्य क्या है, तो हम लिखेंगे, लिख लीजिए आप लोग, कॉपी कलम लेकर के रखें, लिखे टॉपिक में विधान क्या है, विधान किसे कहते हैं, लिखिए विधान किसे कहते हैं। आप लोग प्रश्न क्वेश्चन में लिखें विधान किसे कहते हैं, विधान किसे कहते हैं, क्योंकि श्रम विधान को समझने से पहले हमें विधान को समझना होगा दोस्तों, तब जाकर के हम श्रम विधान को समझेंगे। तो देखिए विधान क्या होता है, वह विधेयक होता है, लिखिएगा विधान, विधान, विधान या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कानून कहते हैं, लिखिएगा विधान या कानून वह विधेयक, विधेयक मतलब बिल, विधान या कानून वह विधेयक होता है जो केंद्र एवं जो कि संसद एवं विधान मंडल से पारित होने के बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अनुमति प्रदान कर लेता है, वह क्या कहलाता है, हमारा विधान या कानून कहलाता है। देखिए दोस्तों, कोई भी विधेयक या कानून है ना, कोई भी विधेयक, विधान, कानून तभी बनेगा जब वह संसद या विधान मंडल से क्या होगा, पारित होगा। और यदि संसद से पारित हुआ है तो उस पर राष्ट्रपति अपना अंतिम अनुमति देगा, और यदि विधान मंडल से पारित हुआ है तो राज्यपाल क्या करेगा, उस पर अपना अंतिम अनुमति देगा, तभी वह जो विधेयक है वह क्या बनेगा, विधान बनेगा, यानी कि कानून बनेगा। तो कोई भी पूछे आपसे कि विधान किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं कि वह विधान जो संसद एवं राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अनुमति प्रदान कर लेता है, वह विधेयक क्या कहलाता है, विधान या कानून कहलाता है। तो यह विधान को आप दोस्तों समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये विधान आप समझ गए। अब देखिए, अब मैं अगली स्लाइड लेता हूं, चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले ले, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें इसका, चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट ले ले। समझ में बात आ रही है, यस लिखिए। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से सिखाऊंगा और LSW आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। चलिए समझ में आ रही है, यस लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नोट्स मांगने की जरूरत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। चलिए सही बात। चलिए अभिमन्यु कुमार गुड आफ्टरनून। चलिए तो मैंने बता दिया आपको। अब हम देखेंगे हमारा अगला जो है, अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, तो अब हम ये देखेंगे कि श्रम विधान क्या है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, श्रम विधान क्या है, श्रम विधान क्या है। अभी तक हमने क्या आपको बताया दोस्तों कि विधान क्या है, अभी तक क्या बताया कि विधान क्या है। अब मैं बताऊंगा कि श्रम विधान क्या है। तो श्रम को पहले समझते हैं, मैंने आपको श्रम को नहीं बताया। अब हम किसको समझेंगे दोस्तों, श्रम को समझेंगे। हम एक एक करके विधान को समझ लेंगे। चलिए मैं आपको क्या करूंगा, विधान को समझा दिया, फिर श्रम को समझाऊंगा, उसके बाद दोनों को मिलाकर के हम श्रम विधान की परिभाषा निकाल लेंगे। तो विधान आप समझ गए होंगे। अब समझिए दोस्तों श्रम को समझिए कि श्रम क्या होता है, लेबर क्या होता है, व्हाट इज लेबर, श्रम क्या होता है। देखिए दोस्तों, तो श्रम क्या होता है आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आप लोग भी श्रम करते होंगे, जो लोग जॉब में हैं, जो लोग कर्मचारी हैं, चाहे वह रेलवे के कर्मचारी हैं, चाहे वह डॉक्टर हैं, चाहे वह शिक्षक हैं, चाहे वह गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, चाहे वह प्राइवेट कर्मचारी है, वे सभी क्या हैं, श्रमिक हैं, है ना। और श्रमिकों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, श्रम कहते हैं। तो श्रम से तात्पर्य है दोस्तों, श्रम से तात्पर्य क्या होगा, यदि पूछेगा कि श्रम किसे कहते हैं, है ना, श्रम किसे कहते हैं, तो आप सीधे सवाल में दीजिएगा क्या कि श्रम से तात्पर्य, श्रम से तात्पर्य जो है, श्रम से तात्पर्य किसी व्यक्ति के, श्रम से तात्पर्य किसी व्यक्ति के मानसिक एवं
शारीरिक, मानसिक एवं शारीरिक कार्यों से होता है। श्रम का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? किसी व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक कार्यों से होता है, लेकिन सिर्फ कार्य से ही नहीं होता है। यह जो कार्य होता है इसका प्रतिफल क्या होना चाहिए? आर्थिक होना चाहिए। मतलब श्रम से तात्पर्य किसी व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक कार्यों से होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है? जिसका उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक प्रतिफल को प्राप्त करना। जिसका उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक प्रतिफल को प्राप्त करना। याद रखिएगा, आर्थिक प्रतिफल को प्राप्त करना, यही हमारा श्रम का डिफिनेशन है। यदि आपसे पूछे कि श्रम किसे कहते हैं, तो श्रम से तात्पर्य किसी व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक कार्यों से होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक प्रतिफल होता है। दोस्तों आप समझिए कि आप एक रेलवे श्रमिक हैं। आप एक रेलवे श्रमिक हैं तो आप श्रम करते हैं, तो श्रम करने के बाद आप क्या उपेक्षा रखते हैं? आप यही उपेक्षा रखते हैं कि मैंने जो श्रम किया है सरकार द्वारा उसका क्या दिया जाएगा? प्रतिफल दिया जाएगा आपको वेतन के रूप में। और वह प्रतिफल कैसा होगा? आर्थिक प्रतिफल होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। मतलब आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? श्रम कहेंगे। अब देखिए, श्रम से तात्पर्य यहाँ पे दो तरह के कार्य से है दोस्तों। दो तरह के कार्य से है, मैंने आपको बताया। एक कार्य कैसा है? मानसिक है, और एक कार्य कैसा है? शारीरिक है। अब आप इसको उदाहरण को समझें। आप एक ठेले चालक को देखे होंगे, आप एक रिक्शे चालक को देखे होंगे। उसका जो श्रम है दोस्तों, वह कैसा श्रम है? वह शारीरिक श्रम है, क्योंकि वह बेचारा दिन भर गर्मी में, चाहे बारिश हो या फिर ठंड का मौसम हो, वह क्या करता है? अपनी शरीर को श्रम में लगा करके आर्थिक प्रतिफल प्राप्त करता है। मतलब अपनी वेतन मजदूरी प्राप्त करता है। तो वह उसका जो श्रम है दोस्तों, वह कैसा श्रम है? वह मानसिक श्रम है। और दूसरा श्रम है शारीरिक श्रम। वही दूसरे और जब आप देखते होंगे, बड़े बड़े ऑफिस जाते होंगे, बड़े बड़े कंपनी जाते होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे कि कई व्यक्ति ऐसे पद पे होते हैं जो एक एसीदार कमरे में बैठ करके और सामने एक बढ़िया क्वालिटी का HP कंप्यूटर रख करके अपना काम करते हैं, और तब भी वह क्या करते हैं? वेतन प्राप्त करते हैं। तो उसके श्रम को क्या कहते हैं? मानसिक श्रम कहते हैं। मतलब वह कार्य कर रहा है, वह बैठा भी है लेकिन काम कर रहा है, लेकिन उसका कार्य कैसा है दोस्तों? तो उसका कार्य मानसिक कार्य है, मानसिक श्रम कर रहा है, और उसके मानसिक श्रम के बदले ही कंपनी उसे एक अच्छी खासी रकम अदा करती है। चलिए, तो कंपनी उसे क्या करती है? अच्छी खासी पैसा देती है। तो कार्यों से तात्पर्य है श्रमिक का कार्य एक शारीरिक भी होता है, एक मानसिक भी होता है। किसी भी आप कारखाने में चले जाएं तो कारखाने में दो तरह के श्रमिक होते हैं। एक श्रमिक जो होते हैं जो बेचारा दिन भर मशीनों के साथ अपने शरीर को परेशान करते हैं, पूरे शरीर को धुनते हैं, तब उसे कंपनी क्या देती है? पैसा देती है। और दूसरे श्रमिक वे भी होते हैं जो कुछ काम नहीं करते हैं, बस एक एसीदार कमरे में बैठ करके अपना मानसिक कार्य करते हैं। तो वे भी क्या कहलाते हैं? श्रमिक कहलाते हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य वही है। चाहे वो शारीरिक कार्य करे या मानसिक कार्य करे, दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य है आर्थिक प्रतिफल प्राप्त करना। चाहे वो आर्थिक प्रतिफल वेतन के रूप में हो, मजदूरी के रूप में हो, या किसी उपहार के रूप में हो। तो याद रखिएगा, श्रम से तात्पर्य क्या है? श्रम से तात्पर्य किसी व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक कार्यों से होता है, लेकिन उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए? आर्थिक प्रतिफल होना चाहिए। अब एग्जाम्पल, अब एक और समझिए। आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, मान लीजिए घर की साफ सफाई कर रहे हैं, तो क्या उसे हम श्रम कहेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप घर की साफ सफाई कर रहे हैं, अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं, तो क्या आपके द्वारा मेहनत तो किया जा रहा, कार्य किया जा रहा, तो क्या उसे श्रम कहेंगे या नहीं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए, आपके द्वारा घर की साफ सफाई करना श्रम कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? जल्दी से बताएं, तब हम जा करके समझेंगे। चलिए,
आपका भी ऑप्शन LSW है सर जी, जल्दी से बताइए। अरुणदीप पांडे नो, कृष्णा कुमार नहीं। चलिए बहुत बढ़िया जवाब, अरुणदीप पांडे नो, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा। आप सभी जवाब दीजिए। मैं आपको LSW रटाऊंगा नहीं दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा। और LSW के पीछे जो गलत अवधारणा है ना कि ये रटने का सब्जेक्ट है, मैं आपको रटाऊंगा नहीं। बताइए। चलिए, नहीं क्योंकि धनोपार्जन नहीं हो रहा जी। शिल्पा नहीं, अरुणदीप पांडे नहीं जी। बिल्कुल, आप अपने घर की सफाई करते हैं और थक करके घर में आते हैं, कहते हैं अरे बाप रे बाप बहुत काम किए हैं, थक गए हैं। ऐसा करते हैं ना, घर की साफ सफाई किए, थोड़ा झाड़ू पोछा लगा दिए। महिलाएं भी ऐसी करते हैं, पुरुष भी ऐसा करते हैं। तो घर में आकर कहिएगा मम्मी पापा से आज तो बहुत काम किए हैं, आज बहुत काम किए हैं, लेकिन वह काम आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि उस काम के बदले में आपको कोई भी आर्थिक प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, आपको कोई उचित वेतन नहीं प्राप्त हुआ है, आपको कोई धनोपार्जन प्राप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से आपके द्वारा किया गया काम जो है श्रम नहीं है, वो श्रम नहीं है। चलिए जी, बिल्कुल अरुणदीप पांडे जी, रंजीव कुमार जी। चलिए तो बहुत बढ़िया सर, हमको LSW से खेलने सिखा दीजिए जी। मैं आपको, जैसे मेरा लाइव सेशन 9:30 बजे चलता है, जितने लोग भी देख रहे हैं हमारा वीडियो LSW का, 9:30 बजे मैं PT के लिए लाइव सेशन लेकर के आता हूं, तो आप वहां भी रहें। तो मैं BPSC में आपको PT के साथ साथ मेंस में भी खिलाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सर, अभिमन्यु कुमार जी बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। घर का काम श्रम दान हो गया, मतलब घर का जो काम है वह श्रम नहीं है, वो क्या कि आप अपने श्रम को दान में दे दिए, फ्री में कर दिए। बहुत बढ़िया अभिमन्यु कुमार जी, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया आपने। तो श्रम को समझ गए दोस्तों। अब श्रम को समझ गए तो आप जब श्रम को समझ गए दोस्तों, तो श्रम विधान को भी समझने में देर नहीं लगेगी। जब आप श्रम को समझ गए तो श्रम विधान को क्यों नहीं समझेंगे? श्रम विधान को क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि मैंने आपको श्रम भी बना दिया है, बता दिया है, और मैंने आपको विधान भी बता दिया है। दोस्तों LSW पढ़ना है तो आप हमेशा अपने आप को एक श्रमिक मानिए और अपने घर के पापा को हमेशा एक नियोजक मानिए, आप LSW समझ जाएंगे। देखिए, अब श्रम विधान क्या है? प्रश्न मैंने लिखा था श्रम विधान क्या है दोस्तों? तो श्रम विधान वह विधान है जिसमें श्रमिकों की हित एवं कल्याण का बात किया जाता है। याद रखिएगा, श्रम विधान क्या है? वह विधान है जिसमें श्रमिकों की हित की बात किया जाता है या श्रमिकों की कल्याण का बात किया जाता है। अब श्रम विधान की परिभाषा हम लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेने में कंजूसी ना करें, यही आपको नोट्स के रूप में काम देगा दोस्तों। चलिए अब देखिए, श्रम विधान की हम डिफिनेशन बताते हैं। तो श्रम विधान क्या है? श्रम विधान, श्रम विधान वह विधान है, श्रम विधान वह विधान या विधान को हम क्या कहते हैं? कानून है जो श्रमिकों की, जो श्रमिकों मतलब श्रमिक उसे कहते हैं जो अपना आर्थिक जो अपना शारीरिक या मानसिक कार्य के बदले में आर्थिक प्रतिफल प्राप्त करते हैं। पूछा जाएगा श्रमिक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि श्रमिक उसे कहते हैं जो शारीरिक और मानसिक कार्यों के बदले में क्या करते हैं? आर्थिक प्रतिफल प्राप्त करते हैं, उसे श्रमिक कहते हैं। तो श्रम विधान वह विधान या कानून है जो श्रमिकों के कल्याण, श्रमिकों के कल्याण, कार्य के घंटे, श्रमिकों की सुरक्षा, श्रमिकों की सुरक्षा के साथ साथ औद्योगिक संबंधों के लिए, औद्योगिक संबंधों के लिए क्या किए जाते हैं? पारित किए जाते हैं। औद्योगिक संबंधों के लिए पारित किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? श्रम विधान कहते हैं। याद रखिएगा, श्रम विधान वह विधान या कानून है जो श्रमिकों के
कल्याण की बात करता है, जो श्रमिकों के कार्य के घंटे मतलब वह कितना घंटा कार्य करे उसकी बात करता है, जो श्रमिकों की सुरक्षा की बात करता है कि श्रमिकों की सुरक्षा कैसे देना चाहिए, और उसके साथ साथ श्रमिकों के औद्योगिक संबंधों की भी बात करता है। अब औद्योगिक संबंध को जरा समझिए दोस्तों कि औद्योगिक संबंध क्या है। हालांकि ये आप जब टॉपिक ही हमारा है LSW का औद्योगिक संबंध, लेकिन यहां पे मैं आपको काफी संक्षिप्त में समझाना चाहूंगा औद्योगिक संबंध को, इंडस्ट्रियल रिलेशन को, औद्योगिक संबंध को मैं आपको समझाना चाहूंगा क्योंकि यहां पे शब्द का प्रयोग हुआ है। औद्योगिक संबंध कैसा होता है दोस्तों, तो किसी भी कारखाना में, किसी भी नियोजन में, किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजक का मतलब क्या होता है, जो किसी प्रतिष्ठान, जो किसी कारखाना, जो किसी कंपनी में पूंजी इन्वेस्ट करता है, जो पूंजी का मालिक होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नियोजक कहते हैं। याद रखिएगा नियोजक किसे कहते हैं। मैं काफी आपको छोटे छोटे शब्दों को भी समझाते हुए जाऊंगा ताकि आप सारी चीजों को समझ सके। तो नियोजक किसे कहते हैं, जो कंपनी में पूंजी का मालिक होता है उसे हम लोग नियोजक कहते हैं। तो औद्योगिक संबंध का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपनी में, प्रतिष्ठान में, कारखाने में, रेलवे में नियोजक एवं श्रमिकों के बीच जो संबंध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग औद्योगिक संबंध कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। अब वो संबंध कैसा होना चाहिए, कई बार हम देखते हैं कि उद्योग में नियोजक एवं श्रमिकों के बीच तालमेल अच्छा नहीं होता है। नियोजक चाहता है कि हम श्रमिकों से अधिक घंटे तक कार्य कराएं, अधिक प्रतिफल प्राप्त करें, और श्रमिक क्या चाहता है कि हम कम से कम घंटे काम करें और अधिक वेतन प्राप्त करें। तो उससे क्या होता है, जो कंपनी का जो नियोजन का औद्योगिक संबंध होता है वह बिगड़ जाता है। मतलब नियोजन एवं श्रमिकों के बीच जो तालमेल होता है वह क्या होता है, बिगड़ जाता है, और औद्योगिक संबंध क्या होता है, खराब हो जाता है। तो आप औद्योगिक संबंध, आप जो औद्योगिक संबंध समझ गए होंगे दोस्तों किसे कहते हैं। तो श्रम विधान वह विधान या कानून है जो श्रमिकों के कल्याण, कार्य के घंटे, सुरक्षा के साथ साथ औद्योगिक संबंधों के लिए पारित किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, श्रम विधान कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि श्रम विधान के अंतर्गत वैसे कानून पारित किए जाते हैं जो कैसा होना चाहिए, श्रमिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए, जो श्रमिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। तीसरा कैसा होना चाहिए, श्रमिकों के कार्य के घंटे निर्देशित करने के लिए होना चाहिए। ये सभी के माध्यम से जो हमारा कानून पारित होता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेबर लेजिस्लेशन कहते हैं, यानी कि श्रम विधान कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग श्रम विधान को समझ गए होंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे लिख लीजिए औद्योगिक संबंध में क्या होता है, तो नियोजक और श्रमिकों के बीच संबंध होता है, नियोजक और श्रमिकों के बीच संबंध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक संबंध कहते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो श्रम विधान आप लोग समझ गए। मैंने आज का प्रश्न ही रखा है कि श्रम विधान क्या है और श्रम विधान के सिद्धांतों की चर्चा करें। तो आप लोग समझ गए हैं श्रम विधान दोस्तों। चलिए, श्रम विधान समझ गए हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, यस लिखें। आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, सारा चीज ओके है, आप लोग यस लिखें। चलिए बताइए समझ में आ रही है या नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है। तो देखिए अब हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वह क्या है, श्रम विधान के सिद्धांत। तो श्रम विधान के सिद्धांत देखिए, श्रम विधान के जो सिद्धांत थे वे श्रम विधान के सिद्धांत। अब हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, श्रम विधान, श्रम विधान के सिद्धांत। ठीक है, श्रम विधान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, श्रम विधान के सिद्धांत। तो याद रखिएगा श्रम विधान के सिद्धांत को हम लोग दो ग्रुपों में बांट कर पढ़ते हैं, दो ग्रुप में बांट करके पढ़ते हैं। एक जो हमारा है वह किनके द्वारा दिया गया है, आर.के. दास के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा आर.के. दास द्वारा प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम लेजिस्लेशन ऑफ इंडस्ट्रियल के द्वारा जो है
आर.के. दास के द्वारा दिया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग 4 प्रकार के श्रम विधान के सिद्धांत को पढ़ते हैं और दूसरा जो हमारा दिया गया है श्रम विधान का सिद्धांत, वह आधुनिक श्रम विद्वानों के द्वारा दिया गया है। आधुनिक श्रम विद्वानों के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। तो श्रम विधान का सिद्धांत जो है वह 2 तरह से बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला आर.के. दास के सिद्धांत और दूसरा आधुनिक श्रम विद्वानों द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग आर.के. दास के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसकी पुस्तक में उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं श्रम विधान के सिद्धांत को। चलिए श्रम विधान के सिद्धांत को शुरुआत करते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये हमारा है श्रम विधान का सिद्धांत। चलिए देखिए श्रम विधान का सिद्धांत आप देख रहे होंगे, श्रम विधान का सिद्धांत। चलिए देखिए श्रम विधान का सिद्धांत हमने क्या बताया था, 2 ग्रुप में बांट कर पढ़ते हैं। एक आर.के. दास के अनुसार प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन। आर.के. दास ने अपनी पुस्तक, याद रखिएगा, आर.के. दास ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन में श्रम विधान के बारे में बताया है और उन्होंने श्रम विधान के 4 सिद्धांतों की चर्चा की है। किसने? आर.के. दास। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा श्रम विधान के सिद्धांत को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक आर.के. दास के द्वारा दिया गया सिद्धांत और दूसरा जो है आधुनिक श्रम विद्वान के द्वारा दिया गया सिद्धांत। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे आर.के. दास के द्वारा दिया गया श्रम विधान को पढ़ेंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, अगले हमारा जो है आर.के. दास के द्वारा दिया गया श्रम विधान। चलिए ये देखिए, अब जो हमारा दोस्तों है वह है आर.के. दास के अनुसार। आर.के. दास के अनुसार याद रखिएगा दोस्तों, आर.के. दास के अनुसार अपनी पुस्तक में 4 प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा की गई है। 4 प्रकार के सिद्धांत उन्होंने बताया है। पहला क्या है? सामाजिक न्याय का सिद्धांत, यानी कि सोशल जस्टिस का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। पहला क्या है? सामाजिक न्याय का सिद्धांत, यानी आर.के. दास ने सबसे पहले जो सिद्धांत दिया उसका नाम क्या है? सामाजिक न्याय का सिद्धांत। दूसरा जो है दोस्तों समाज कल्याण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर, है ना, दूसरा हमारा है समाज कल्याण का सिद्धांत। और तीसरा है राष्ट्रीय अर्थनीति का सिद्धांत और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय एकता का सिद्धांत। याद रखिएगा ये 4 सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? ये 4 सिद्धांत किसने दिया है? तो आर.के. दास ने दिया है। और इसी 4 सिद्धांत को आज हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसी 4 सिद्धांतों को आज हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एलएसडब्ल्यू का। वीडियो देखने के बाद आप प्रश्न का जवाब जरूर लिखिएगा। तो आर.के. दास ने ये 4 सिद्धांत दिए हैं, किसके संबंधित? श्रम विधान के संबंधित। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक न्याय के सिद्धांत को। सामाजिक न्याय के सिद्धांत को हम सबसे पहले देखते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सामाजिक न्याय के सिद्धांत को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका भी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा है देख सकते हैं आप क्या है, नंबर 1 में सामाजिक न्याय का सिद्धांत। सामाजिक न्याय का सिद्धांत याद रखिएगा, सामाजिक न्याय का सिद्धांत। चलिए तो देखिएगा सामाजिक न्याय का सिद्धांत। सामाजिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले देखिएगा सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? सोशल जस्टिस, है ना। मतलब आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो श्रमिकों की स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय थी। आप ब्रिटिश शासन काल में देखें या उससे पूर्व देखें और वर्तमान में भी यदि आकलन किया जाए तो श्रमिकों की स्थिति हमेशा से पिछड़ी रही है, हमेशा से क्या रही है? दयनीय रही है। कई श्रमिक दास प्रथा के चपेट में पड़ जाते हैं,
कई श्रमिक बंधुआ मजदूर के चपेट में पड़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सरकार को यह कर्तव्य होना चाहिए कि सभी श्रमिकों को सामान्य धारा में ला करके उसे समाज के हर एक वर्ग के साथ मिलाने की कोशिश करे और श्रमिकों के कल्याण की बात करे, श्रमिकों की सुरक्षा की बात करे और श्रमिकों के लिए क्या करे, न्याय की बात करे। कई बार हम लोग देखते हैं कि श्रमिकों के साथ बहुत ही अन्याय होता है, जैसे कि कोई बड़ी कंपनियां हैं, श्रमिकों के द्वारा काम करवाने के बाद उसे उचित समय पर पेमेंट नहीं देता है, वेतन में कटौती कर लिए जाते हैं, काम कराने के 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करवाया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि श्रमिकों के साथ जस्टिस नहीं हो पाता है और श्रमिक क्या होते हैं, दिन पर दिन आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ते जाते हैं और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है, उनका सामाजिक और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे में आर.के. दास ने सबसे पहले बताया कि हमारा जो श्रम विधान का जो सिद्धांत होना चाहिए वह किसके आधार पर होना चाहिए, तो वह सोशल जस्टिस के आधार पर होना चाहिए, सामाजिक न्याय के आधार पर होना चाहिए और इसके अंतर्गत सभी श्रमिकों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए और सरकार को जो श्रमिक अपनी सुरक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, सरकार को यह कर्तव्य होना चाहिए कि उन श्रमिकों की सुरक्षा का प्रावधान करना चाहिए। ये सारी बात किसमें बताई गई है, आर.के. दास ने अपनी सामाजिक न्याय के सिद्धांत में बताया है। अब इसके अंतर्गत आर.के. दास ने 4 विषयों को शामिल किया है, मतलब 4 तरह की सामाजिक न्याय की बात उन्होंने किया है। चलिए बहुत बढ़िया। पिंटू कुमार सर, ये क्लास डेली होगा? पिंटू कुमार जी, ये हमारा डेमो क्लास है, डेली क्लास हमारे पेड ग्रुप में होगा। आप हमारे पेड ग्रुप में ऑप्शनल के लिए जुड़ सकते हैं, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आर.के. दास ने 4 तरह के सामाजिक न्याय की बात की है। पहला जो उन्होंने सबसे पहला किया है वह क्या है, वह किए हैं दास प्रथा का उन्मूलन। पहला क्या किए हैं उन्होंने, किसकी बात किए हैं, दास प्रथा की उन्मूलन की बात किए हैं। दूसरा जो बात किए हैं, यानी दूसरा उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, दूसरा उन्होंने बताया है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, किसको, श्रमिकों को। और तीसरा जो उन्होंने बात कही है वह क्या कहा है, सामूहिक सौदेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी। और चौथा जो उन्होंने बात किया है वे क्या किया है, औद्योगिक सुलह के बारे में बताया है। चलिए, चौथा क्या बताया है, औद्योगिक सुलह के बारे में बताया गया है। अब इन सभी को हम बारी बारी से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपका क्या है, तो दास प्रथा का उन्मूलन है, दास प्रथा का उन्मूलन है। दोस्तों देखिए, तो आर.के. दास ने कहा है, आर.के. दास ने अपने सामाजिक न्याय के सिद्धांत के माध्यम से कहा है कि श्रम विधान का सबसे पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि श्रमिकों को दास प्रथा से मुक्त करना। पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, श्रमिकों को दास प्रथा से मुक्त करना। मतलब सरकार, जो भी सरकार यदि श्रम विधान से संबंधित कोई कानून का निर्माण करती है तो उनका सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि श्रमिकों को दास प्रथा से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। यानी कि सबसे पहला इसमें क्या लिख सकते हैं दोस्तों, दास प्रथा का उन्मूलन। पहला इसमें क्या शामिल कर सकते हैं दोस्तों, दास प्रथा का उन्मूलन। ये बात आर.के. दास ने कही है, याद रखिएगा कि श्रम विधान बनाने का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि श्रमिकों को दास प्रथा से उन्मूलन किया जाए और समाज में विद्यमान दास्ता नामक कुरीतियों से क्या करना चाहिए, श्रमिकों को आजाद करना चाहिए। हम देखते हैं कि समाज में अभी भी दास्ता नाम की एक कुरीतियां विद्यमान है। ये दास्ता क्या होता है दोस्तों, तो क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया जाता है, श्रमिकों को बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है। मतलब उनके पिताजी यदि किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो उनके आने वाले जो वंश है, बेटा, वह भी उनके यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करते हैं। तो पहला उद्देश्य हमारा यह है
कि सरकार यदि कोई विधान बनाती है तो उसे सबसे पहले श्रमिकों के बारे में सोचना होगा और श्रमिकों को दास प्रथा से मुक्त करना होगा और समाज में जो दासता विद्यमान है उसे क्या करना है, दासता का उन्मूलन करना है। दासता का क्या करना है, उन्मूलन करना है। इसके साथ साथ बंधुआ मजदूरों को भी क्या करना है, उन्मूलन करना है। मतलब बंधुआ मजदूरों को भी समाज की धारा में, सामान्य धारा में लाना है। तो याद रखिएगा ये सभी हम क्या रखते हैं, दास प्रथा का उन्मूलन में रखते हैं। दोस्तों देखिएगा, जब भी आप प्रश्न लिखें तो इस तरह का फ्लो चार्ट अपने कॉपी में जरूर बनाएं। ऐसा फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपका नंबर अच्छा आने की संभावना है। इस तरीके से तो दास प्रथा आपने समझ लिया। अब दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो आर.के. दास कहते हैं कि संघ की श्रम विधान के, सामाजिक विधान के, सामाजिक न्याय सिद्धांत के जो दूसरा सबसे उद्देश्य होना चाहिए, सामाजिक न्याय का सिद्धांत का दूसरा जो उद्देश्य होना चाहिए वह क्या होना चाहिए कि श्रमिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। याद रखिएगा, आर.के. दास ने कहा है कि श्रम विधान के सिद्धांतों का दूसरा उद्देश्य यह होना चाहिए कि श्रमिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब कोई भी सरकार यदि श्रम कानून बनाती है, यदि श्रम विधान बनाती है तो वे दूसरा इस बात पर ध्यान रखे कि श्रमिकों को, जितने भी श्रमिक हैं उनको संघ बनाने की स्वतंत्रता दी जाए। क्योंकि यदि कोई श्रमिक पर कोई अत्याचार किया जाता है, यदि श्रमिक पर कोई असुरक्षा वाली बात की जाती है तो श्रमिक इस संघ के माध्यम से अपनी सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा चाहे रेलवे हो या कोई प्राइवेट प्रतिष्ठान हो, वहां पे श्रमिकों का एक यूनियन चलता है। याद रखिएगा, श्रमिकों का एक यूनियन चलता है। जो भी लोग रेलवे में कार्यरत हैं या किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं उन्हें मालूम होगा। कमलेश कुमार जी, ऑनलाइन क्लास कैसे लेना होगा? कमलेश कुमार जी, आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ईटी एकेडमी का ऊपर नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन क्लास होगा। तो हम क्या बोल रहे थे दोस्तों, आर.के. दास ने क्या कहा है कि श्रम विधान का दूसरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो श्रमिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान दी जानी चाहिए। और आपने देखा होगा जो लोग रेलवे में काम करते हैं तो देखे होंगे कि सभी श्रमिक मिल करके एक यूनियन बनाते हैं और उस यूनियन के माध्यम से यदि श्रमिकों के पास कोई दिक्कत है, कोई परेशानियां हैं, कोई सुरक्षा संबंधित बात है तो वह यूनियन के माध्यम से क्या करता है, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाता है। तो दूसरी बात क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तीसरी बात क्या है दोस्तों, सामूहिक सौदेबाजी। ये सामूहिक सौदेबाजी क्या है, हालांकि इसकी एक अलग टॉपिक ही आपको एलएसडब्ल्यू में पढ़ना है। सामूहिक सौदेबाजी क्या है, देखिए सामूहिक सौदेबाजी क्या है, तो आर.के. दास ने कहा है कि श्रम विधान का तीसरा उद्देश्य जो है वह क्या है, श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य क्या है, तो श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार प्रदान करना। सामूहिक सौदेबाजी का मतलब क्या होता है कि एक समूह बना करके नियोजक और श्रमिक के संघ के बीच बातचीत करना। जैसे आपने देखा होगा कि हर एक जो संघ होता है, जो कारखाना या फिर रेलवे का यूनियन का एक क्या होता है, चीफ लीडर होता है जिसको हम लोग प्रतिनिधि कहते हैं। तो सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत जो श्रम का, जो संघ का प्रतिनिधि होता है वह कंपनी के नियोजक या सरकार से क्या करता है, बातचीत करता है। किसके लिए, श्रमिकों के कल्याण के लिए। तो सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार प्रदान होना चाहिए। इसका मतलब है कि श्रमिक संघ के जो प्रतिनिधि हैं वह कंपनी के नियोजक एवं सरकार के बीच बैठ करके श्रमिकों की बात उन तक पहुंचा सके। तो ये किसके अंतर्गत होता है, सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट चौथा जो है हमारा वह क्या है, औद्योगिक सुलह। यानी कि आर.के. दास जी कहते हैं कि श्रम विधान का चौथा, यानी ये हमारा क्या है, चौथा उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो श्रमिकों और नियोजकों के बीच औद्योगिक सुलह होना चाहिए। कई बार आप देखे होंगे कारखाने में या प्रतिष्ठान में या रेलवे में क्या होता है कि अक्सर नियोजक
और श्रमिक के बीच क्या होता है, विवाद की स्थिति बनी होती है। नियोजक और श्रमिक के बीच हमेशा तालमेल क्या होता है, बिगड़ता है, जिसके कारण नियोजक क्या करता है कि श्रमिक के ऊपर क्या करता है, कई सारे ऐसे प्रावधान लागू कर देता है, कई सारे ऐसे कानून बना देता है जो श्रमिकों के कल्याण के क्या रहता है, विपरीत होता है। जो श्रमिकों के जो श्रमिकों के क्या होता है, कल्याण के अनहित के लिए होता है। तो वैसे में आर के दास जी कहते हैं कि वैसे में सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह श्रमिकों और नियोजकों के बीच औद्योगिक सुलह करवाना चाहिए, औद्योगिक संबंध बढ़िया करवाना चाहिए। मतलब सरकार को नियोजकों पर अंकुश लगाना चाहिए कि वह श्रमिक पर कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे श्रमिकों को क्या हो, हानि हो, जिससे श्रमिकों को क्या हो, असुरक्षा हो। तो यह हमारा क्या कहलाता है, औद्योगिक सुलह कहलाता है। मतलब उद्योगों में श्रमिक एवं नियोजकों के विवादों के निपटारा के लिए जो सुलह किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक सुलह कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा क्या था दोस्तों, सामाजिक न्याय का सिद्धांत था और इसके अंतर्गत आर के दास ने 4 विषयों को शामिल किया था। उन 4 विषयों को हमने शामिल करके आपको बताया है। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लें जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए, तो समझ में आ रही है आप सभी को, समझ में आ रही है। चलिए कृष्णा कुमार प्ले स्टोर में है ईटी एकेडमी जी। कमलेश कुमार आप एप्स प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा है। कमलेश कुमार जी आप हमारे ईटी एकेडमी के नंबर पे संपर्क करिए, ऊपर मैसेज पिनअप में दिया गया। चलिए कमलेश कुमार जी आप हमारे नंबर पे संपर्क करिए, आपको सारा चीज इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए टेक्निकल टीम से बात कर लीजिए आप, नंबर दिया गया है पिनअप करके, देखिए ईटी एकेडमी का नंबर पे आप संपर्क करें कमलेश कुमार। चलिए, तो समझ में आ रही है आप सबों को, यस लिखिए, समझ में आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। बबीता कदूपी जी सर मैं सीजी कैंकर से हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं बबीता जी क्या लिख रही हैं आप, तो समझ में आ रही है आप सबों को। चलिए बहुत बढ़िया समझ में आ रही है। तो आप देख लिया किस तरीके से सामाजिक न्याय के सिद्धांत को हमने समझाया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले स्लाइड की ओर। देखिए अगला जो है दोस्तों वह क्या है, समाज कल्याण का सिद्धांत। समाज कल्याण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर। देखिए समाज कल्याण का सिद्धांत। अब आर के दास जी कहते हैं कि श्रम विधान का दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, श्रमिकों के समाज के कल्याण से संबंधित होना चाहिए। मतलब यदि कोई सरकार श्रमिकों के लिए श्रम कानून बनाती है तो उसे श्रमिकों के लिए समाज कल्याण की ओर सोचना होगा। ऐसा कोई कानून नहीं बनाए जो श्रमिकों के सामाजिक विकास को अवरुद्ध करता हो, यानी कि वह समाज कल्याण के सिद्धांत को नजर में रखते हुए श्रम कानून बनाए। और उसमें जो आर के दास जी ने 3 तरह के श्रमिकों की बात की है। आर के दास जी ने श्रमिकों के कल्याण में 3 तरह के श्रमिकों की बात की है और उन्होंने कहा है कि इन 3 श्रमिकों पर विशेष ध्यान रख करके ही श्रम कानून बनाया जाए। पहला जो हमारा सबसे है आप सब जानते होंगे, बाल श्रमिक। पहला जो उन्होंने ग्रुप बांटा है बाल श्रमिक, दूसरा महिला श्रमिक। 3 तरह के श्रमिक की बात उन्होंने किया है, बाल श्रमिक, महिला श्रमिक और तीसरा सामान्य श्रमिक। बाल श्रमिक, महिला श्रमिक और सामान्य श्रमिक, ये 3 तरह के श्रमिकों की चर्चा उन्होंने किया है, बाल श्रमिक, महिला श्रमिक और सामान्य श्रमिक। मतलब आर के दास जी ने कहा है कि कोई सरकार यदि श्रम विधान से संबंधित कानून बनाती है तो उसे बाल श्रमिकों को हित में रख करके कानून बनाना चाहिए। ऐसा कोई कानून ना बनाया जाए जो कि बाल श्रमिकों के लिए क्या हो, उपयुक्त नहीं हो और बाल श्रमिकों के लिए क्या हो, हानिकारक हो। मतलब बाल श्रमिकों के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा ऐसा कानून बनाया जाए जो कि बालकों के बचपन का विकास किया जाए, जिसमें बालकों के बचपन का विकास किया जाए। ऐसा कानून बनाया जाए जो कि बालकों को
14 वर्ष से कम की आयु पर किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य ना करने के लिए किया जाए। तीसरा क्या है, ऐसा कानून बनाया जाए जो बालकों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे, मतलब उन्हें उपयुक्त शिक्षा दिया जाए। चौथा उन्होंने कहा है कि वैसा कानून बनाया जाए जो बालकों के लिए जो बलात् श्रम किए जाते हैं, बालकों से जो कार्य किए जाते हैं, वो उनके लिए उसे क्या किया जाए, बाधित किया जाए। तो ये सारे काम किसके लिए बताए गए हैं, ये सारे कल्याण जो बताए गए हैं वह बाल श्रमिकों के विकास के लिए बताए गए हैं। चलिए 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 कोई बबीता कुमारी जी, आप छत्तीसगढ़ से हैं जी, बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ से हैं, धन्यवाद आपका। तो याद रखिएगा कि सामाजिक कल्याण के अंतर्गत बाल श्रमिकों के विकास की बात की गई है। आप लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे सामाजिक कल्याण के अंतर्गत सबसे पहले किसकी बात की गई है, बाल श्रमिकों की विकास की बात की गई है। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य करने का प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। तीसरा क्या है कि बालकों से जो बलात्श्रम किया जाता है उसको प्रतिषेध करना है। चलिए अब दूसरा जो बात किया गया है दोस्तों, वह महिला कल्याण की बात किया गया है। मतलब सामाजिक कल्याण के अंतर्गत महिला कल्याण की भी बात किया गया है। मतलब आर.के. दास जी कहते हैं कि सरकार ऐसी कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे महिला का क्या हो, नुकसान हो। जैसे मान लीजिए कि महिला कोई कंपनी में काम करती है तो महिला के लिए रात्रि के कार्य का प्रावधान नहीं किया जाए। महिला के लिए जो खतरनाक जगह है, जो खतरनाक स्थल है, वहां पे उसको नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं को समान अवसर देना चाहिए, समान वेतन देना चाहिए और महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वजन वाला काम देना चाहिए। ये सभी किसकी बात किया गया है, महिला कल्याण के अंतर्गत बात किया गया है। तो याद रखिएगा महिला कल्याण के अंतर्गत आप लोग कौन कौन सी चीजों को शामिल करेंगे, तो महिला कल्याण के अंतर्गत आप लोग कौन कौन सी चीजों को शामिल करेंगे, तो महिला कल्याण के अंतर्गत आप लोग शामिल करेंगे कि महिलाओं को रात्रि में कार्य ना दिया जाए। दूसरा क्या करेंगे कि महिलाओं को खतरनाक स्थल, मतलब कि जो खतरनाक स्थल है जहां पे कार्य करना क्या है, मुश्किल है, वहां पे उनकी नियुक्ति नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, महिलाओं को कभी भी अधिक वजन वाला काम नहीं देना जाना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए, महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। पांचवा क्या है, महिलाओं को नियोजन में आने एवं जाने की संपूर्ण व्यवस्था किया जाना चाहिए। तो ये सभी जो हमारा ये सभी जो प्रावधान है वह किसके अंतर्गत है दोस्तों, यह हमारा महिला कल्याण के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, महिला कल्याण के अंतर्गत है। अब तीसरा जो है दोस्तों क्या है, श्रमिकों का कल्याण। तीसरा, अब तो मैंने बाल श्रमिकों का कल्याण बता दिया कि बाल श्रमिकों का कल्याण कैसे होगा, महिलाओं का कल्याण बता दिया कि महिलाओं का कल्याण कैसे किया जाएगा। फिर है दोस्तों श्रमिकों का कल्याण, कि श्रमिकों का कल्याण कैसे किया जाएगा। दोस्तों तो आर.के. दास जी श्रमिकों के कल्याण को लेकर के कहते हैं कि कोई भी सरकार या नियोजक ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो श्रमिकों की कल्याण की बात नहीं करता हो, मतलब जो श्रमिकों के कल्याण की विरोध बात करता हो, वैसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। कानून बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि जो कानून बनाए जा रहे हैं उसमें श्रमिकों के कल्याण शामिल हो, ना कि श्रमिकों के शोषण शामिल हो। तो ये हमारा श्रमिकों के कल्याण में है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होना चाहिए, तो श्रमिकों को उचित वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। चलिए क्या करना चाहिए, श्रमिकों को उचित वेतन देना चाहिए, समय पर वेतन देना चाहिए। दूसरी क्या है, श्रमिकों के कार्य के घंटे को निर्धारित करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 8 घंटे की जगह आप श्रमिकों को 10 घंटे खटवा रहे हैं, 12 घंटे खटवा रहे हैं, तो ऐसे प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। पहला क्या करना चाहिए, श्रमिकों को समान वेतन देना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, श्रमिकों के लिए कार्य के घंटे निर्धारित करना चाहिए। तीसरा क्या करना चाहिए, यदि किसी श्रमिकों को किसी खतरनाक स्थल पर, किसी एक्सीडेंटल प्लेस पे भेजा जाता है तो उसकी सारी सुरक्षा का प्रावधान करना चाहिए। चौथा क्या करना चाहिए, श्रमिकों को वेतन, भत्ता, मजदूरी, पेंशन इत्यादि की व्यवस्था करना चाहिए।
और उसके बाद क्या करना चाहिए, यदि श्रमिक कार्य करते समय घटना स्थल पर या किसी तरीके से क्या होते हैं, घटनाग्रसित हो जाते हैं। याद रखिए, कोई भी श्रमिक यदि काम कर रहा है और काम करते समय यदि वह क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, समस्त जो है हित लाभ उसे मिलेगा, जो दुर्घटना हित लाभ होता है वह उसे प्रदान किया जाएगा। ये सभी जो बात किया गया है दोस्तों, वह श्रमिकों के कल्याण के लिए बात किया गया। चलिए, बहुत बढ़िया। कृष्णा कुमार प्रॉपरली में जी, कृष्णा कुमार आपको तो मालूम होगा अच्छे से, आप तो खुद एक श्रमिक हैं, रेलवे श्रमिक हैं, तो जो लोग रेलवे श्रमिक हैं उस बात को समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। चलिए, बहुत बढ़िया। ओवर टाइम मिले, चलिए बहुत बढ़िया। यदि हाँ, ओवर टाइम भी मिलना चाहिए। यदि किसी श्रमिक, यदि जबरदस्ती नहीं है, यदि कोई श्रमिक अपने कार्य के घंटे से अधिक कार्य करते हैं तो उसे उस कार्य के बदले में ओवर टाइम मतलब कि एक्स्ट्रा मजदूरी मिलना चाहिए। इसमें भी श्रमिकों की कल्याण की बात किया गया। चलिए, बोनस जबरदस्त मिले कृष्णा कुमार जी, बोनस जबरदस्त मिलेगा, जो प्रावधान किया जाएगा उतना मिलना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ऐसा नहीं कि कटौती होनी चाहिए। चलिए, तो ये हमारा क्या था दोस्तों, समाज कल्याण का सिद्धांत, जिसमें हमने देखा कि बाल श्रमिकों का कल्याण कैसे होगा, महिला श्रमिकों का कल्याण कैसे होगा और सामान्य श्रमिकों का कल्याण कैसे होगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, लिखना आप लोगों को है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ की पॉइंट समझा रहा हूं, ये सभी को लिखना है, आपको सभी को लिखना है अपने कॉपी में। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, अगला चलते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा है, ये देखिए, अगला क्या है कि राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। चलिए, तीसरा हमारा क्या है, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। अब देखिए, आर.के. दास जी कहते हैं कि श्रम विधान का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, तो हमारे देश के आर्थिक विकास पर भी होना चाहिए। मतलब कि श्रमिकों एवं नियोजकों के विकास के साथ साथ सरकार को अपने देश के आर्थिक विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नियोजक और श्रमिकों के लिए ही कानून बना दे और उससे आपका क्या हो, देश का जो आर्थिक विकास है वह कम हो जाए। तो आर.के. दास जी कहते हैं कि श्रम विधान का तीसरा उद्देश्य है कि सरकार श्रमिकों एवं नियोजकों के साथ साथ देश की भी आर्थिक विकास के लिए कानून बनाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बड़े बड़े उद्योगों का क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। और दोस्तों, जब उद्योगों का विकास होगा तो क्या होगा, हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे देश की जो आर्थिक वृद्धि दर है वह भी बढ़ेगा और हमारा देश का आर्थिक विकास क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा क्या है, कार्य के दशाओं का नियंत्रण करना चाहिए। जो कार्य के दशा है, जो कार्य करने की जो अवधि है उस पर नियंत्रण करना चाहिए। मजदूरी का संचालन करना चाहिए, है ना। अब देखिए, मजदूरी का संचालन मतलब कि एक निश्चित अवधि में श्रमिकों को मजदूरी प्रदान करना चाहिए। ऐसे क्या होगा कि यदि सोचिए, यदि आप सिर्फ किसी प्रतिष्ठान में श्रमिकों को निश्चित समय पर मजदूरी नहीं देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आपके प्रतिष्ठान में 100 श्रमिक काम कर रहे हैं और आप इस 100 श्रमिकों में से किसी को भी समान समय पर वेतन नहीं दिए, मतलब मजदूरी का संचालन, ये जो मजदूरी का संचालन है वह उचित समय पर नहीं किए, तो ये श्रमिक क्या होंगे, ये श्रमिक यहाँ से क्या होंगे, आपके प्रतिष्ठान से क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे और हो सकता है यह किसी दूसरे देश की ओर भी पलायन कर जाए। तो ऐसे में यदि श्रमिक काम करना बंद कर देंगे तो उस देश की क्या होगा, उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। क्योंकि उत्पादन क्षमता किस पे निर्भर है, तो उत्पादन क्षमता कंपनी के श्रमिक पर निर्भर है। तो यदि श्रमिक काम करना छोड़ देंगे, श्रमिक को आप वेतन ही नहीं देंगे, तो श्रमिक क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। और जब काम करना बंद कर देंगे तो हमारे देश की उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी तो हमारा देश का जो राष्ट्रीय आय है वह क्या होगा, कम हो जाएगा और हमारा देश का आर्थिक विकास भी क्या हो जाएगा, अब अवरुद्ध हो जाएगा। चलिए, अनुकंपा के बेसिस पे जॉब मिले, कर्ज में डूब जाएगा। पूरा रेलवे का अनुभव डाल दीजिएगा सोलंकी जी। हाँ सोलंकी जी, पूरा रेलवे का लगता है पूरा सब प्रताड़ित किए गए हैं सोलंकी जी, लग रहा है। कोई बात नहीं, आप अपने यूनियन से बात कीजिए, वो सरकार से मांग करेंगे।
चलिए, तो और उसके बाद क्या है दोस्तों, सामाजिक बीमा का भी प्रावधान करना चाहिए। मतलब कि सरकार को श्रमिकों के लिए सामाजिक बीमा भी देना चाहिए, समय समय पर उसे जो है, जैसे कि सामाजिक बीमा, जैसे कि कोई महिला यदि कि प्रसूति की अवस्था में है, गर्भावस्था की भी अवस्था में है, तो उसे प्रसूति हित लाभ देना चाहिए। जो व्यक्ति रिटायर हो गए हैं तो उसे पेंशन देना चाहिए, या फिर जो व्यक्ति किसी घटना स्थल पर ग्रसित हो गए हैं तो घटना के कारण मृत्यु होने से या घटना के कारण किसी अपंग हो जाने से, शारीरिक क्षति होने से उसे बीमा प्रदान करना चाहिए। तो ये सभी प्रदान करना चाहिए, तब हमारा राष्ट्रीय आय क्या होगा, एक सुस्थिर होगा। चलिए, तो ये आपने देखा, तीसरा हमारा है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए होंगे आप लोग। चलते हैं अगला जो हमारा सिद्धांत है वह क्या है, अंतरराष्ट्रीय एकता का सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय एकता के सिद्धांत आर.के. दास जी कहते हैं कि श्रम विधान का चौथा जो सबसे प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय एकता का सिद्धांत होना चाहिए। मतलब सभी देश के श्रमिकों के साथ समान बर्ताव करना चाहिए, याद रखिएगा। चले तो याद रखिएगा कि सभी देश के श्रमिकों के साथ क्या होना चाहिए, समान बर्ताव होना चाहिए। और इसी के लिए आप लोग जान रहे हैं किसका गठन किया गया है, ILO का गठन किया गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहा जाता है। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से पढ़ाऊंगा, जब ILO मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके लिए एक अलग टॉपिक ही है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके संरचना, गठन, कार्य, उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे अलग टॉपिक में, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के तहत श्रमिकों की स्थिति अन्य देशों से निम्न नहीं हो। मतलब किसी भी देश की जो श्रमिक है वह दूसरे देश के श्रमिक से कभी भी निम्न नहीं होना चाहिए। मतलब सभी देश के श्रमिकों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए, समान उपलब्धि देनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, सभी देश के श्रमिकों के बीच आपसी तालमेल हो। मतलब सभी देश के श्रमिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी के साथ आपसी तालमेल की अवधारणा किया जाना चाहिए। और ये सभी उद्देश्यों को परिपूर्ति कौन करता है, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन करता है, जिसे ILO के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, तो ये हमारा देख लिया दोस्तों, ये हमारा आज का श्रम विधान के सिद्धांत था। श्रम विधान का सिद्धांत था दोस्तों। अब हम देखेंगे आज का जो प्रश्न है जो आपको लिख करके भेजना है। चलिए, आज का जो प्रश्न है जो आपको लिख करके भेजना है दोस्तों, ये देखिए आज का जो प्रश्न है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। श्रम विधान के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, चलिए, श्रम विधान के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। इसमें आप लोग जोड़ लीजिएगा। चलिए, इसमें आप लोग जोड़ लीजिएगा। अब श्रम विधान क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूं, श्रम विधान से एक रुक जाइए, 1 मिनट में लिख देता हूं। चलिए, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आप लोगों को। देखिए, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, जो आप लोगों को लिखना है, लिख करके भेजना है। श्रम विधान से क्या तात्पर्य है, श्रम विधान से क्या तात्पर्य है। श्रम विधान के सिद्धांतों की परिचर्चा कीजिए। ये आपका प्रश्न है। श्रम विधान से क्या तात्पर्य है, श्रम विधान के सिद्धांतों की परिचर्चा कीजिए। या इसी में कभी कभी पूछ देता है आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ये 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, याद रखिएगा। 2 तरह के प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्न आपको लिखना है। चलिए, पहला है कि सिद्धांतों पर के परिचर्चा कीजिए और दूसरा है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये प्रश्न लिख करके
आपको हमारे नंबर पे सेंड करना है 7909014952। याद रख लीजिए, इस नंबर पे आपको सेंड करना है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इस पे आपको लिख करके, जो लोग क्लास देख रहे हैं, जो लोग हमारे LSW में शामिल होना चाहते हैं, वे लिख करके प्रश्न को भेजेंगे। और जो सदस्य हमारे LSW ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो हमारी संपूर्ण तैयारी विथ नोट्स के साथ LSW का हमारे एप्लीकेशन पे क्लास विधिवत रूप से प्रारंभ किया जाएगा। तो यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो बैचेज स्टार्ट होने वाली है, आप हमारे एप्लीकेशन पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको LSW संपूर्ण रूप से पढ़ाया जाएगा और उसके लिए टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आपसे लिया जाएगा और आपको नोट्स भी दिया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो बताइए आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? जल्दी से बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। कोई पूछना है आप लोग का बताइए। चलिए बबीता कपूर, बबीता कदोपी, जी सर जी। बबीता जी, आपको कैसा क्लास लगा? समझ में आई बात या नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, आपको बातें समझ में आई? आज का जो टॉपिक था श्रम विधान का सिद्धांत, ये हमारा दूसरा टॉपिक था, याद रखिएगा। इसके पहले हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया है श्रम, भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंध, और दूसरा टॉपिक है श्रम विधान का सिद्धांत। तो दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है और ये दो टॉपिक से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, ये दो प्रश्न जो मैं आपको बताया हूं 100% श्योर है, ये दो में से एक प्रश्न पूछा जाता है। एक भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंधों की व्याख्या कीजिए और दूसरा है श्रम विधानों के सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। कुंदन सिंह, बहुत हेल्पफुल। चलिए, LSW से दूर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, LSW से डर दूर हो गया जी। डरना नहीं है। जो लोग श्रमिक हैं, खास करके जो लोग रेलवे में हैं, उसके लिए मैं सलाह दूंगा कि LSW उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि वे अपने आप को एक श्रमिक समझ करके LSW को आराम से पढ़ पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। सर आज 2 क्वेश्चन हो गया ना जी? आज 2 क्वेश्चन हो गया, दोनों को लिख करके आपको सेंड करना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए, सभी को क्लास अच्छा लगा है तो चलिए सभी से उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपके जो भी मित्र हैं जो कि LSW ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन PPT में दिए, एक क्वेश्चन यहीं पे हम सारा क्वेश्चन लिख दिए हैं दोस्तों। श्रम विधान से क्या तात्पर्य है, एक ही क्वेश्चन है, बस उसमें हम एक पारा जोड़ दिए हैं, एक पारा हम जोड़ दिए हैं, एक ही क्वेश्चन है। आप एक ही क्वेश्चन को सिर्फ इसे लिखना है, श्रम विधान से क्या तात्पर्य है, श्रम विधान के सिद्धांतों की परिचर्चा कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, एक ही क्वेश्चन है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जो लोग भी ऑप्शनल लेना चाहते हैं LSW, वहां तक वीडियो पहुंचाएंगे और मुझसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं अब 9:30 बजे के लाइव सेशन में, BPSC का खुट्टा उखाड़ने वाले क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद। वहाँ नहीं, पहले वहाँ से पहले करो, पहले यहाँ करो।